नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नविंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूं दिल्ली सल्तनत, जिसमें हमने अलाउद्दीन खिलजी पढ़ लिया है, उसके साम्राज्य विस्तार पढ़ लिया है। तो आज हमारा जो विषय रहेगा अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रशासनिक सुधार हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें अलाउद्दीन खिलजी है जो उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य क्या था? साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य विस्तार के लिए किसकी आवश्यकता है? एक सैनिक शक्ति की। किसकी आवश्यकता है? एक सैनिक शक्ति की या बड़ी सेना की। एक बड़ी सेना की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? बड़ी सेना की। अब बड़ी सेना रखनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें बहुत सा धन दौलत चाहिए, बहुत सा पैसा चाहिए। तो इस बड़ी सेना को क्या हमें करना पड़ेगा? वेतन देना पड़ेगा। वेतन देना पड़ेगा। और यह वेतन आएगा कहाँ से? उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी को क्या करना पड़ेगा? आय में वृद्धि करनी पड़ेगी। आय में वृद्धि करनी पड़ेगी। आय में वृद्धि करनी पड़ेगी तो अलाउद्दीन खिलजी को क्या करना पड़ेगा? कुछ सुधार करने पड़ेंगे। कुछ सुधार करने पड़ेंगे। किसके लिए? आय में वृद्धि करने के लिए। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? आय में वृद्धि करने के लिए जो प्राचीन व्यवस्था है, प्राचीन व्यवस्था है जो ताना बाना पहले का चला आ रहा है, उसे क्या करता है? यहाँ पर हम देखेंगे समाप्त करता है और उसकी जगह नवीन व्यवस्था लाता है। नवीन व्यवस्था लाता है। और नवीन व्यवस्था में क्या करता है? वो जिनको मुफ्त में भूमि दे रखी थी, जिनको क्या था? मुफ्त में भूमि दे रखी थी, भूमि दे रखी थी, और वो क्या थे? सेवा में नहीं थे। सेवा में नहीं थे यानी बुजुर्ग हो चुके थे। तो अलाउद्दीन भूमि क्या करता है? उनसे छीन लेता है। भूमि से उन्हें बेदखल कर देता है। बेदखल कर देता है। और भूमि जो थी, जैसे हमें देखेंगे मिल्क और वक्फ प्रकार की भूमि होती थी। यहाँ पर हम देखेंगे मिल्क जो कि राज्य द्वारा प्रदत्त होती थी। राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि, राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि क्या कहलाती थी? मिल्क कहलाती थी। दूसरा हम देखेंगे वक्फ। ये क्या था? धर्म की सेवा के बदले प्रदत्त भूमि जो थी वो थी वक्फ। इस प्रकार की भूमि को जो अलाउद्दीन खिलजी है क्या कर लेता है? छीन लेता है। और ये जो भूमि है केवल उसके योग्य सरदारों के पास रहती है। अब भूमि क्या है? भूमि केवल कहाँ रहेगी? योग्य सरदारों के हाथ में रहेगी। योग्य सरदारों के हाथ में रहेगी। और जो अयोग्य व्यक्ति है उनके पास भूमि नहीं रहेगी। अयोग्य व्यक्ति के पास भूमि नहीं रहेगी तो क्या होगा? षड्यंत्र भी नहीं होंगे। षड्यंत्र भी नहीं होंगे। और जो राज्य पर फालतू का खर्च है या दबाव है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फालतू का जो खर्च है या दबाव है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस प्रकार से वो इसमें जो अपने है सुधार करता है राजस्व व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया जाता है? जो दोआब का क्षेत्र है वहाँ से 1/2 टैक्स वसूल किया जाता है या कर वसूल किया जाता है। जो किसान है, किसानों से 1/2 टैक्स वसूल किया जाता है। जो पहले क्या था? 1/3 भाग लिया जाता था, क्योंकि उसे क्या है? अपनी आय में वृद्धि करनी है। और दूसरा हम देखें 1/3 की बजाय 1/2 लेता है। और 2 प्रकार के कर और लगाता है, एक तो ग्रही कर और एक चरही कर। ये 2 प्रकार के टैक्स भी लगाता है। ग्रही कर एक ग्रह कर था एक प्रकार का, और चरही कर क्या होता था? जो पशुपालक होते थे, उनके जो चरावाह होते थे पशुओं के चराने के, उन पर भी यह टैक्स लेता था। इस प्रकार से हम देखें तो उस काल के जो किसान थे उनसे लगभग 75 से लेकर के 80% तक जो था अपनी आय का या अपने उत्पादन का
वो अलाउद्दीन खिलजी को क्या करते थे, टैक्स के रूप में दे देते थे, आय के रूप में दे देते थे। अब हिसाब लगा लो उस समय किसान की क्या हालत होगी। ऐसा ही चलता रहा है प्राचीन काल से। पहले हमने क्या किया, अपने भय की वजह से क्या किया, जब समाज बना तो समाज में उसे कुछ दिक्कत आई, भय हुआ तो उसने क्या किया, अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड को निश्चित कर लिया। अब उस गार्ड को निश्चित कर लिया तो वो तो सुरक्षा करेगा, उसके खाने कमाने का साधन नहीं है कोई, तो हमने भेंट स्वरूप उसको फल साग सब्जियां देना शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये तो वैदिक काल की प्रक्रिया है, धीरे धीरे क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में वही जो राजा है वो निरंकुश हो जाता है और सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लेता है। और वही जो हम अपनी मर्जी देते थे, बलि कहते थे जिस कर को बलि कहते थे, अब वो क्या हो गया, अनिवार्य कर दिया गया। और वहाँ से टैक्स शुरू हो गया, और कभी जजिया के रूप में, तो कभी भाग के रूप में, तो कभी बलि के रूप में, और कभी वर्तमान के जो करें। इस प्रकार से जो किसान है, हम देख लें कोई शासन है, कोई सत्ता है, उसके अधीन जो जनता है वो वर्तमान में भी प्राचीन काल से लेकर, प्राचीनतम काल से लेकर टैक्स के बोझ तले तभी हुई है। जब कोई शासक निरंकुश आ जाता है, सत्ता जिसके इर्द गिर्द घूमती है, तो अपनी मर्जी से टैक्स वगैरह लगाता है। तो आज भी हमें यह देखने को मिलता है, अपने साम्राज्य की वृद्धि के लिए, अपना जो साम्राज्य से शक्तिशाली बनाने के लिए, अपनी सीमाओं को सुदृढ़ करने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, अन्य जो राष्ट्र हमसे युद्ध करने के लिए क्या है, यहाँ से जनता से इतना कुछ अलाउद्दीन जो है वसूल रहा था। इस प्रकार से उसे टैक्स लगे हुए थे उस समय जनता पर। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जो खालसा भूमि है, जो खालसा क्षेत्र है, जो भूमि है, इसका क्या करता है, विस्तार करता है या इसमें वृद्धि करता है। खालसा का अर्थ होता है एक सुल्तान या केंद्र सरकार के नियंत्रण में जो क्षेत्र होता है, अधीन जो क्षेत्र होता है। खालसा का अर्थ है किसी जो केंद्र में सरकार है, या कोई सुल्तान है, या कोई शासक है, उसके अधीन प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो क्षेत्र होता है वो खालसा कहलाता है। और खालसा क्षेत्र से जो आय प्राप्त होती है वो सीधी कहाँ जाती है, केंद्र को प्राप्त होती है या सुल्तान को प्राप्त होती है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया जाता है, जो खालसा का क्षेत्र है उसमें विस्तार किया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था जिसके द्वारा मसाहत पद्धति को अपनाया जाता है। किसे, मसाहत पद्धति को अपनाया जाता है। इसका अर्थ क्या है, भूमि की माप करवाई जाती है, भूमि की माप के आधार पर क्या है, कर वसूल किया जाता था। क्या किया जाता था, जीडीपी टैक्स लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मसाहत पद्धति अपनाई गई, यानी भूमि को पहले मापा जाता था, माप के आधार पर उससे टैक्स प्राप्त किया जाता था। और ऐसा करने वाला अलाउद्दीन जो खिलजी है, प्रथम दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। मसाहत पद्धति। उसके बाद हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक पद्धति या पद की स्थापना की जाती है, दीवान ए मुस्तखराज। ये क्या है, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन के द्वारा स्थापित किया गया एक पद है। प्रशासन में हम देखेंगे भ्रष्टाचार, यानी कि बाजार में जो भ्रष्टाचार व लूट को रोकने के लिए इस पद की स्थापना की जाती है। दीवान मुस्तखराज की और मसाहत पद्धति की जो शुरुआत है किसके द्वारा की जाती है, अलाउद्दीन खिलजी की द्वारा की जाती है। और दीवान मुस्तखराज का पद है जो भ्रष्टाचार व लूट को रोकने के लिए इसका पद की स्थापना की जाती है। तो इसके बाद हम देखें अलाउद्दीन खिलजी के और कार्य थे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हम देखेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसके द्वारा
खुत, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे आगे चलकर। खुत क्या था? खुत, मुकद्दम और जो चौधरी था, इनके विशेषाधिकार जो हैं वो समाप्त कर दिए जाते हैं या छीन लिए जाते हैं। क्या किया जाता है? छीन लिए जाते हैं। क्योंकि ये जो व्यक्ति थे किसान से, यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर क्या है? केंद्र है, इसके नीचे और अधिकारी है, कोई पदाधिकारी है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, इसका जो नियंत्रण था किनके पास था? इन तीनों व्यक्तियों के पास था। और यहाँ पर नीचे कौन रहता है? किसान रहता है। और किसान से टैक्स वसूलने का कार्य और भी जो कार्य है कौन करते थे? ये लोग करते थे। और इसका ज़्यादातर हिस्सा है यहीं पर खपा दिया जाता था, इनके पास ही। ऊपर जाते जाते वही भ्रष्टाचार के द्वारा केंद्र में जाते जाते वह हिस्सा बहुत कम रह जाता था, जिससे कि केंद्र का जो सुल्तान है या सल्तनत है वो क्या हो जाती थी? कमज़ोर हो जाती थी। और नीचे के जो अमीर हैं, सरदार हैं, वो शक्तिशाली होते जाते थे और धीरे धीरे वही इनका विद्रोह करने लगते थे। और इसी को लेकर के जो सुल्तान है दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी, उसके द्वारा इस बात पर विचार किया गया और खुद मुकद्दम चौधरी है जो इनके विशेषाधिकार छीन लिए गए, जिससे कि किसान भी सुखी हो गया, उसको भी राहत की सांस मिली। एक बार इनको फिर से देख लेंगे, इम्पोर्टेंट कंटेंट है यहाँ पर देखें तो। अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रशासनिक सुधार हैं, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों में हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी का पहले देखिए उद्देश्य क्या था? साम्राज्य का विस्तार करना। और साम्राज्य के विस्तार के लिए किसकी आवश्यकता थी? एक सैनिक शक्ति की। किसकी आवश्यकता थी? एक सैनिक शक्ति की। तो सैनिक शक्ति के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? बड़ी सेना के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? वेतन देना पड़ेगा। और वेतन आएगा कैसे? साम्राज्य की हालात उस समय सल्तनत के बड़े खस्ता से जर्जर अवस्था में था जब बलबन का राज्य था। तो उसके बाद उसने क्या किया? वेतन के लिए आय में वृद्धि की सोचता है। आय में वृद्धि करेगा तो सुधार होंगे। आय में वृद्धि कैसे करता है? जो प्राचीन व्यवस्था उसे समाप्त कर देता है और वहाँ पे क्या करता है? नवीन व्यवस्था लागू करता है। और फिर मुफ्त में दे रखी भूमि जिन लोगों को जो सेवा में नहीं थी, जिन लोगों को भूमि मुफ्त में मिली हुई थी और राज्य की कोई सेवा नहीं करते थे, उनसे भूमि छीन ली जाती है। और जैसे वक्फ और मिल्क जो राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि है उसे मिल्क कहा जाता था। वक्फ जो धर्म के रक्षक थे या धर्म के विद्वान थे, धर्म की सेवा के लिए जिनको भूमि देगी थी, उनसे वो छीन ली जाती है। और अयोग्य सरदारों के पास जो भूमि थी उसे भी छीन लिया जाता है। अब भूमि किनके पास रह गई? केवल योग्य सरदारों के पास ही भूमि रह जाती है। यहाँ पर मिल्क राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि, ठीक है, वक्फ धर्म की सेवा में जो लोग थे उनको प्राप्त हुई। और इस प्रकार उसकी राजस्व व्यवस्था के बारे में देखेंगे, जो उसका मूल आधार था उसकी प्रशासन का या सत्ता का। यहाँ पर हम देखेंगे राजस्व व्यवस्था। जो राजस्व था वह किसान से 1/3 वसूला जाता था पहले, लेकिन बाद में क्या करता है? अलाउद्दीन 1/2 द्वापरी क्षेत्र में लगा देता है। 1/2 कर के रूप में उत्पादन से जो होता है उसे प्राप्त कर देता है। और 2 प्रकार के कर, ग्रही व चरही कर है, जो ग्रह कर है, और एक चरवाह पर लगने वाला टैक्स है, यह भी वसूल किया जाता है। इससे अंदाजा हो जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसे राजस्व से अच्छी खासी रकम प्राप्त हो जाती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? खालसा क्षेत्र का भी विस्तार करता है, वृद्धि करता है, क्योंकि जितना क्षेत्र अधिक केंद्र में या सुल्तान के अधीन होगा उसमें आय में वृद्धि होगी या धन ज़्यादा होगा। तो सुल्तान खालसा क्षेत्र का विस्तार करता है। और उसके बाद देखेंगे उसके सुधारों में तो मसाहत पद्धति, दीवान मुस्तखराज का जो पद है उसकी स्थापना भी करता है। अलाउद्दीन के सुधार कार्यों में देखें तो मसाहत पद्धति, जिसमें भूमि की माप के आधार पर कर वसूल किया जाता है, इस पद्धति को लागू किया जाता है। और ऐसा करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान रहता है अलाउद्दीन खिलजी। भूमि की माप के आधार पर टैक्स वसूल करने वाला प्रथम शासक रहता है। तो उसके बाद देखें दीवान मुस्तखराज। कई बार प्रश्न पूछा जाता है दीवान मुस्तखराज का पद क्या होता था? इस पद का जो व्यक्ति था वह भ्रष्टाचार व लूट को रोकता था, क्योंकि जो बाजार में लूट खसोट भ्रष्टाचार होता था, हर बाजार में देखें, व्यापार में देखें भ्रष्टाचार हो जाता था, तो उसे रोकने के लिए दीवान मुस्तखराज जो पद है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा।
अब खुद मुकद्दम और चौधरी थे, इनके विशेषाधिकारों को क्या करता है, समाप्त कर देता है या छीन लेता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खुद मुकद्दम चौधरी के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। जो यहाँ पर हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ नीचे देखेंगे किसान है, ग्रामीण क्षेत्र का उनसे ये टैक्स वगैरह जो वसूलते थे आगे केंद्र तक पहुँचाते थे। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने सुधार किए थे अपने प्रशासन में। अब देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी जो है अलाउद्दीन जो खिलजी है इसकी सैनिक व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसके द्वारा केंद्र में स्थायी सेना का गठन किया गया। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बलबन के द्वारा, इससे पहले हमने क्या देखा था कि बलबन के द्वारा केंद्र में सेना रखी जाती है, सेना का गठन किया जाता है या सेना रखी जाती है। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके द्वारा क्या किया जाता है, केंद्र में एक बड़ी सेना रखी जाती है। बड़ी सेना यानी उसके बाद हम देखें दोनों ने सेना रखी, अंतर क्या है, इसने स्थायी सेना का गठन किया था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने स्थायी सेना का गठन किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसके द्वारा दिल्ली में या केंद्र में एक बड़ी स्थायी सेना का गठन किया गया था। उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि केंद्र में एक शक्तिशाली सेना का होना आवश्यक था। यहाँ पर हम देखेंगे उत्तरी पश्चिम की सीमा है, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, यहाँ पर मंगोलों के आक्रमण थे और यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर जो विद्रोह हो रहे थे सरदारों की, और यहाँ पर हम देखें जो राजपूत है राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर भी विद्रोह हो रहे थे, कोकर जाति है, अनेक प्रकार के यहाँ पर संकट थे अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो उसके लिए एक बड़ी सेना का होना अति आवश्यक था। फिर हम देखें कि यहाँ पर एक इतिहासकार लिखते हैं, बर्नी लिखते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके पास एक प्रशिक्षित सेना थी, प्रशिक्षित सेना थी। अब सेना प्रशिक्षित अपने आप थी क्योंकि इतने सारे संकट है उसके सामने, मंगोलों का भी सामना करना है, स्थायी विद्रोह होते हैं उनका भी सामना करना है उसको, फिर देखें तो राजपूतों का भी सामना करना है, खोखरों का भी, बहुत से मान लो युद्ध में लगे ही रहते थे और साम्राज्य का भी विस्तार करना है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे उनके पास एक बड़ी प्रशिक्षित सेना थी। अलाउद्दीन खिलजी में हमें एक तुमन शब्द का उल्लेख मिलता है। अलाउद्दीन के सैनिक व्यवस्था में हम देखेंगे सल्तनतकालीन सैनिक व्यवस्था में तुमन शब्द मिलता है जिसका अर्थ है क्या होता था, 10,000 घुड़सवार जो सैनिक होते थे इनकी एक टुकड़ी थी, जो 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी होती थी उसे तुमन कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुलिया प्रथा का आरंभ किया जाता है, यानी कि प्रत्येक सैनिक का हुलिया नोट किया जाता था। इसका कारण था कि कोई सैनिक अपनी जगह पे किसी बुजुर्ग या अवयस्क अल्पवयस्क व्यक्ति को न भेज दे, इसलिए उसने क्या किया, यहाँ पर प्रत्येक सैनिक का हुलिया नोट करना प्रारंभ कर दिया। तुमन हमने देखा 10,000 सैनिकों की एक जो टुकड़ी थी उसे तुमन कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साम्राज्य विस्तार करना था, इसके लिए एक बड़ी सेना की उसे ज़रूरत थी। इसी प्रकार से हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी व्यवस्थाओं के बाद ही मंगोलों आंतरिक विद्रोह जो हैं, राजपूतों के विद्रोह हैं, उनको भी दबाया और साम्राज्य विस्तार भी किया। बहुत सी विशेषताएं हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना की हम देखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास बरनी के अनुसार फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन की खिलजी की जो सेना है उसमें 4,75,000 घुड़सवार सैनिक थे। क्या थे? घुड़सवार सैनिक थे। बड़ी सेना थी, उसके पास हथियार थे,
पत्थर फेंकने वाले भी कुछ यंत्र होते थे जिनके द्वारा क्या किया जाता था, दुर्गों को गिराया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, बाजार है उस पर भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रण स्थापित किया जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पास जो है एक बड़ी सेना थी और उसकी जो सेना है वो सुविधापूर्व रह सके, तो उसके लिए उसने क्या किया, बाजार की जो वस्तुएं हैं उनके भाव निश्चित किए गए थे। हम देखेंगे बर्नी है, एक लेखक है बर्नी, इतिहासकार है। बर्नी की एक रचना है या ग्रंथ है तारीख-ए फिरोजशाही। तारीख-ए फिरोजशाही, इसमें क्या है, बाजार व्यवस्था की जानकारी दी गई है। एक और इतिहासकार है, असामी का भी एक क्या है, ग्रंथ है जिसका नाम है फतुह-ए-सलातिन। फतुह-ए-सलातिन, इस ग्रंथ में भी असामी जो है वो बाजार व्यवस्था की जानकारी देता है अलाउद्दीन खिलजी की, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी सेना थी। और बर्नी कहता है कि अगर अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ था, उसने वहाँ से बहुत सा धन लूटा था। क्या किया था, धन लूटा था। कौन कहता है इस बात को, बर्नी कहता है। तथा उसने अपने जो किसान हैं, जो भूमि है, उस पर भी क्या 1/2% टैक्स वसूल किया, यानी कर वसूल किया था। बहुत से और भी टैक्स लगाए थे और इतने टैक्स लगाने के बाद भी क्या था, उसके पास इतना राजकोष नहीं होता कि वह उनको सैनिकों को दे पाता। इतनी बड़ी सेना के रख रखाव के बावजूद, अगर हम देखें इतना धन होने के बावजूद भी क्या था, वह 2 या 4 वर्ष में ही जो उसका राजकोष है या उसका खजाना है वो क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बाजार नियंत्रण है जो इसे अपनाया, ताकि उसके जो सैनिक है वो सुविधापूर्वक रह सके। उनकी रहना है, जो उनकी जो सुविधाएं हैं, जो उनकी मांग है, वो आसानी से पूर्ति हो सके उसकी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उसने क्या किया, जो उसके बाजार के भाव हैं उनको निश्चित कर दिया। इससे क्या होगा, इतनी बड़ी सेना है जो उसे हम देखेंगे जो वेतन कम देता था, सेना को क्या करेगा, वो सेना को वेतन कम देगा। और वेतन कम देगा, अगर मार्केट में बाजार में भाव ज़्यादा हैं तो वो आसानी से नहीं रहेंगे, उनका जीवन यापन अच्छा नहीं होगा। तो उसने क्या किया, बाजार के जो भाव हैं वो निश्चित कर दिए। बाजार के जो भाव हैं वो निश्चित कर दिए, ताकि जो उसकी सेना है वो सुविधापूर्वक अपना जीवन यापन कर सके, सुविधापूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि उनको अब क्या करेगा, वेतन कम देगा। वस्तुओं के अब जैसे हम देखेंगे प्राइस कम है, रेट कम है, भाव कम है, तो कम वेतन भी वह सुविधापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। लेकिन अमीर खुसरो क्या कहता है, अमीर खुसरो जो उसका हम देखेंगे समकालीन था, अमीर खुसरो या इसका नाम एक खुसरो भी मिलता है, अमीर खुसरो उसकी एक पुस्तक है या ग्रंथ है खजाइनुल फतूह, जिसमें अमीर खुसरो के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण या बाजार सुधार की नीति है उसे क्या माना गया है, प्रजा की हितैषी माना गया है, प्रजा की हितैषी माना गया है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जिसके बाजार के भाव है या बाजार के सुधार हैं वो किस लिए किए गए, प्रजा के हित के लिए किए गए। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा देखें, गौर करें कि अगर प्रजा के हित के लिए वैसा करता तो वह किसान पर 1/2 टैक्स जो है उसे वसूल नहीं करता। बहुत से जो कर हैं, हमने देखा ग्रही कर है, त्रयी कर है, लगभग 80% तक वह किसान से टैक्स के रूप में वसूल
कर लेता था। तो यहाँ पर कहीं नहीं लगता कि उसने जनता के हित में या मानवीय हित के लिए किया हो, क्योंकि अमीर खुसरो जो है उसे वह क्या मानता है, बाजार नियंत्रण को जो क्या कहता है वो मानवीय हित का जो विचार था उसका, इस कारण उसने बाजार के भाव है जो निश्चित किए थे। एक बार हम फिर से देख लेंगे अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है, क्या है जो बाजार व्यवस्था है। यहाँ पर हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी एक सैनिक शक्ति को महत्व देता था और इतनी बड़ी सेना रखने के लिए उसे क्या चाहिए था, एक बाजार की व्यवस्था बनाए, उनको वेतन कम दे, उनका वेतन निश्चित करे और कम वेतन में अपना वो जीवन यापन कर सकें। यहाँ पर हम देखेंगे बाजार व्यवस्था की जानकारी देने वाले जो कुछ इतिहासकार हैं, उनमें हम देखेंगे बर्नी रहता है, इसामी रहता है, और तीसरा हम देखेंगे तो अमीर खुसरो, ठीक है, इनके ग्रंथ हैं। जो बर्नी है, बर्नी का ग्रंथ है तारीख़ फिरोज शाही, और इसामी का जो ग्रंथ है पर बर्नी था, इसामी अपने ग्रंथ फतू सलातीन में बाजार व्यवस्था की जानकारी देता है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था की जानकारी देने वाले जो विद्वान हैं, इनमें हम देखेंगे तारीख़ फिरोज शाही, फतू सलातीन, ठीक है। तो इनके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है उसको क्या कारण बताया गया है, उनकी सैनिक शक्ति या एक बड़ी सेना होना, या अपने सैनिकों को सुविधापूर्वक जीवन यापन के लिए इस व्यवस्था को अपनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें अलाउद्दीन खिलजी का जो विचार है, अमीर खुसरो क्या कहता है, अमीर खुसरो क्या कहता है, अमीर खुसरो के अनुसार जो यह है खजाइन उल फतू ग्रंथ लिखा गया, उसमें बाजार नियंत्रण का जो कारण है वो किसे मानता है, बाजार नियंत्रण का कारण प्रजा हितैषी मानता है, उसका मानवीय गुण मानता है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि हमने पीछे देखा अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को निचोड़ लिया था, पूरी तरह वहाँ से धन प्राप्त किया था, और उसके राजकोष पर फिर भी इतना बोझ पड़ रहा था, अगर वह 2 या 4 वर्ष तक ही ऐसा नहीं करता, टैक्स वगैरह इतने नहीं करता, भाव निश्चित नहीं करता, तो उसका खजाना क्या हो जाता, खाली हो जाता था, और खाली हो जाता, और उसके राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ता। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना के वेतन को कम कर दिया, और वेतन को कम कर दिया तो उससे क्या करना था, बाजार के जो भाव उन्हें निश्चित करना था। अब बाजार के भाव जब निश्चित हो जाएंगे तो कम वेतन में भी जो उनके सैनिक हैं वो अपना जीवन यापन आसानी से कर लेंगे। और फिर हम देखें अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर शासक था, और वह जनता के लिए ऐसा करता, मानव का हितैषी होता, तो जनता से टैक्स के रूप में इतना धन नहीं निचोड़ता, क्योंकि हमने देखा है 1/3 की बजाय 1/2 वो टैक्स वसूल कर रहा है जनता से, ठीक है, किसान से दोआब में भारी मात्रा में जो किसान का उत्पादन है उससे टैक्स लिया जाता है। फिर देखते हैं घरई कर, चरही कर, बहुत से कर हैं वो लेता है, लगभग हम देखेंगे कर के रूप में, राजस्व के रूप में वह 70 से 80% तक है वो जनता से वसूल करता है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि वह उसका जो मानवीय हितैषी गुण होगा। 1316 ईस्वी में क्या होता है, 1316 ईस्वी में 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है, अलाउद्दीन जो खिलजी है इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद हम देखेंगे मुबारक शाह खिलजी अगला शासक बनता है, मुबारक शाह खिलजी अगला शासक बनता है। कौन बनता है, मुबारक शाह खिलजी, जिसका शासनकाल है जो 1316 से लेकर के 1320 तक रहता है अलाउद्दीन खिलजी के बाद। उसके बाद हम देखें तो शासक बनता है खुसरो शाह। कौन, खुसरो शाह 1320 ईस्वी में बनता है और 1320 ईस्वी में ही इसका अंत हो जाता है। और 1296 से लेकर के हम देखेंगे 1316 ईस्वी तक जो खिलजी वंश है इनका शासन रहता है। और खिलजी की मृत्यु के थोड़ा समय बाद ही, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद थोड़ा समय बाद ही खिलजी वंश का अंत हो जाता है। अंतिम शासक है जो कौन रहता है, खुसरो शाह रहता है। इसी के साथ ही खिलजी वंश है जो आज हमारा समाप्त हो जाता है। तो सभी मित्रों का वीडियो देखने के लिए, चैनल देखने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार।